नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। 22 फरवरी की सुबह दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट में लोगों को एक संदिग्ध बोरी पड़ी हुई नजर आई। अर्ली मॉर्निंग की ये बात थी। लोगों ने जब ये बोरी देखी तो लोगों को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट जैसी जगह पर कोई बोरी फेंक कर या छोड़ कर क्यों चला जाएगा। लोगों ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया और जिस तरह आजकल घटनाएं होती हैं, आपने देखा है, कभी सूटकेस में, कभी बोरी में, कभी किसी और चीज़ में किसी की लाश पड़ी होती है, तो लोगों को देखकर शक हो गया था। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और दिल्ली पुलिस की एक टीम और ख़ासकर अशोक विहार थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और लोगों ने जो शक जताया था, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वही पाया। बोरी में एक लाश बंद थी। 25 से 30 साल की उम्र की एक लड़की की लाश, जिसका कत्ल कर उसे बोरी में बंद कर पब्लिक टॉयलेट में फेंक दिया गया था। अब सवाल ये था कि ये लड़की कौन है, इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। और सबसे हैरानी वाली बात और चौंकाने वाली बात ये थी कि लाश को यूं पब्लिक टॉयलेट में कोई छोड़कर या फेंक कर क्यों चला गया। अगर किसी को डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ भी करनी होती तो किसी सुनसान जगह में, खाई में, कहीं ऐसी जगह फेंकता जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच पाती। तो ये तमाम सवाल पुलिस के मन में थे और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, बोरी की तलाशी ली मतलब बोरी में कोई बिलोंगिंग्स, कोई आई कार्ड, कोई पुर्जा, कोई चिट कुछ अगर पड़ी हो तो उसके ज़रिए मरने वाली लड़की की पहचान पता कर ले। लेकिन इस कोशिश में पुलिस को निराशा हाथ लगी। बोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मरने वाली लड़की की पहचान क्लियर हो पाती। साफ है, ये मामला कत्ल का तो था ही। कातिल बहुत शातिर था, जो किसी भी सूरत में लड़की की पहचान सामने ना आए, इसको इंश्योर करने के लिए उस लड़की का कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी चीज़ उस बोरी में उसने रहने नहीं दिया था। तो खैर, पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोरी को तलाशी लेने के साथ ही इस डेड बॉडी को भी अच्छी तरह से एग्जामिन किया और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पता चला कि इस लड़की की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है और उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया है। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाते समय एक चीज़ नोटिस की थी और वो चीज़ ये थी कि इस लड़की के शरीर पर एक दो नहीं, अलग अलग जगहों पर 6 टैटूज़ बने हुए थे। यानी 6 जगह उसने अलग अलग डिज़ाइन के टैटू बनवा रखे थे। कहीं नाम गुदवा रखा था, कहीं तितली बना रखी थी। तो इस तरह के 6 टैटूज उस लड़की के शरीर पर थे। आमतौर पर इतने टैटू लोग अपने शरीर में, कम से कम हमारे देश में इस तरह का चलन इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं बनवाते, बिल्कुल बनवाते हैं। और ऊपर से कुछ टैटू ऐसे भी थे जो जिस्म के उन हिस्सों में थे जो आमतौर पर कपड़ों से ढके हुए होते हैं। तो ये बात एक थोड़ी हटकर थी, जो नॉर्मल लोगों के मामले से थोड़ी जुदा थी। अब पुलिस ये समझना चाह रही थी कि इस लड़की की कोई पहचान जो है वो, इसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो है नहीं, पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या हम इस टैटू के ज़रिए क्या इस लड़की की पहचान पता कर सकते हैं। पुलिस इस चीज़ पर माथापच्ची कर रही थी। पुलिस ने इस डेड बॉडी की कुछ तस्वीरें भी क्लिक करवाई और पुलिस का जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, पुलिस ने उस ग्रुप में इन तस्वीरों को सर्कुलेट करना शुरू किया। इसके साथ ही पुलिस ने जो उनके मुखबिर होते हैं उनको भी इस डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाई, उसका, मरने वाली लड़की का चेहरा भी दिखाया ताकि उसकी पहचान पता हो पाए। लेकिन इस मामले में भी पुलिस को जो है कोई हेडवे, कोई क्लू इससे आगे नहीं मिल पाया। तब पुलिस ने यह तय किया कि वो टैटू के सहारे ही इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करेगी। और पुलिस ने उसके बाद, अशोक विहार का ये मामला था, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस इलाके में जो टैटू आर्टिस्ट्स हैं, उस पूरे इलाके में, अशोक विहार और आसपास के इलाकों में, उन टैटू आर्टिस्ट से पुलिस ने बातचीत की और बातचीत करके ये पता करना चाहा कि क्या कोई लड़की जिसकी ये बॉडी है, आप लोगों के यहाँ उसने कभी टैटू बनवाया है क्या। और पुलिस की ये एफर्ट या ये कोशिश जो है, उसमें पुलिस को कामयाबी मिल गई, पुलिस को सक्सेस मिल गई। यानी अब मरने वाली लड़की की पहचान पता चल गई। मरने वाली लड़की की पहचान जो है, नाम आप कुछ भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये पता चला कि वो लड़की जो है वो गुड़ मंडी मॉडल टाउन की रहने वाली है और
वो लड़की जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी हुई है। तफ्तीश में पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में ही ये बात पता चल गई, लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि एक जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी लड़की का कत्ल आखिर किसने किया और कत्ल के पीछे वजह क्या थी। तो पुलिस ने इस लड़की की पहचान पता करने के साथ साथ जिस पब्लिक टॉयलेट के पास वो डेड बॉडी मिली थी, उस पब्लिक टॉयलेट के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन करना शुरू किया। लेकिन पुलिस को इसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई क्लीन इमेज नहीं मिला जिसमें कोई आदमी कोई बोरी लेकर उस पब्लिक टॉयलेट की तरफ जाता हुआ दिखे। तो ये काम भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। मरने वाली लड़की की पहचान हो गई थी, लेकिन एक ऐसी लड़की जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो, जाहिर है उसके घर वालों के साथ भी उसके आमतौर पर रिलेशन जो है वो रहते नहीं हैं, टूट जाते हैं। और फिर ऐसी लड़कियां एकाकी जीवन जीती हैं, अकेली रहती हैं, या फिर उनका अपना ग्रुप होता है। तो इसीलिए इस तरह की लड़कियों के साथ जब कोई हादसा होता है तो उन मामलों को इन्वेस्टिगेट करना भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा दोस्त यार भी नहीं होता जो सामने आकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए कि मेरी पार्टनर या मतलब मेरी सहेली गायब हो गई है। तो ये मामला कुछ वैसा ही था। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कोई कंक्रीट क्लू नहीं मिला, लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और उस इलाके में तकरीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग की, तो पुलिस को रात के अंधेरे में एक संदिग्ध शख्स एक बोरी लेकर उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा। अब बोरी लेकर या बोरी जैसी चीज़ लेकर एक शख्स उस डायरेक्शन में जाता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैमरों में उसकी तस्वीरें साफ साफ नहीं आ रही थी। जिन तस्वीरों में थोड़ी बेटर तस्वीर आई, जिन कैमरों में, पुलिस ने उन कैमरों की तस्वीर निकालकर उसे और जूम इन करके उस आदमी के चेहरे को देखने पहचानने की कोशिश शुरू की, और आखिरकार मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उस आदमी की पहचान भी पता करने में कामयाबी हासिल कर ली। इस आदमी का नाम है केशव प्रसाद। यह आज़ादपुर सब्जी मंडी में काम करता है, और केशव प्रसाद जो है इस वारदात के पीछे था, ऐसा पुलिस को शक होने लगा था, क्योंकि उसका सस्पिशियस मूवमेंट उस पब्लिक टॉयलेट के पास उसी दिए हुए समयावधि में, जिस टाइम फ्रेम में वो डेड बॉडी वहाँ पर डिस्पोज ऑफ की गई होगी, क्योंकि अगले दिन सुबह मिली थी 22 की सुबह को, तो 21 और 22 तारीख की रात को ही वो लाश वहाँ फेंकी गई होगी। लाश कोई बहुत पुरानी या सड़ी गली भी नहीं थी, तो उसे देखकर पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी कि 21 या 22 की रात को ही जो है इस लड़की का कत्ल भी हुआ होगा। तो पुलिस ने उसी टाइम फ्रेम पर सीसीटीवी फुटेज को स्कैन जब किया तो इस केशव प्रसाद नाम के आदमी की पहचान उभर कर सामने आई। अब पुलिस को केशव को अरेस्ट करना था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया, लेकिन पता चला कि वो अपने घर से गायब हो चुका है, नदारद है। वो आज़ादपुर सब्जी मंडी के पास ही किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने अब उसका मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो अरेंज कर लिया था। उसे पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया, और मोबाइल फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगाने के साथ साथ पुलिस ने डंप डाटा जो है वो भी एग्जामिन करना शुरू किया, देखना शुरू किया। उसकी प्रीवियस नाइट की लोकेशन, यानी 21 और 22 तारीख के रात की लोकेशन पुलिस ने वो भी जांचनी शुरू की। तो पुलिस ने देखा कि उसकी लोकेशन उस पब्लिक टॉयलेट के आसपास वाले एरिया में भी है, जो इस बात को सब्सटैंशिएट कर रही थी या कोरिलेट कर रही थी कि सीसीटीवी फुटेज में धुंधली तस्वीरों वाला ही जो चेहरा नज़र आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि केशव प्रसाद का ही है। तो ये सारी बातें एक एक कर अलग अलग एविडेंस के सूरत में पुलिस के हाथ लग रही थी। केशव अलबत्ता घर से फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने जब उसको ट्रैक करना शुरू किया तो पुलिस ने उसे विजयवाड़ा के रास्ते में, दिल्ली से ही, अलबत्ता विजयवाड़ा वो जाना चाह रहा था, भागना चाह रहा था ट्रेन से, उसे पुलिस ने दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। केशव ने शुरू में झूठ बोला, मना किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और उसे सबूत दिखाए और बताया कि तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से लेकर तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये तुम ही हो, तस्वीरें हमारे पास सीसीटीवी की है, तो फिर उसके पास अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। केशव ने मान लिया कि उसी ने उस लड़की की हत्या की थी जो जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल लड़की है। पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों की थी, तो इसके पीछे उसने अपनी एक अलग कहानी सुनाई। केशव ने यह बताया कि जो वज़ीरपुर का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के पास वो 21 और 22 तारीख की रात को वहाँ से गुजर रहा था, और ये लड़की आज़ादपुर फ्लाईओवर, माफ़ कीजिएगा वज़ीरपुर नहीं, और ये लड़की उस आज़ादपुर फ्लाईओवर के पास जो है खड़ी थी और अपने किसी कस्टमर का इंतज़ार कर रही थी। पूरी दिल्ली
शहर में ऐसे कई सारे पॉकेट्स हैं, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के जिस्म फरोशी का धंधा सरगर्म है, ऐसे कारोबार चलते हैं, ड्रग्स का भी काम होता है। और सच्चाई ये है कि पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी भी होती है, लेकिन शायद पुलिस वाले आंखें मूंदे रहते हैं या फिर दूसरा वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस वाले अपराध होता हुआ या इस तरह के धंधे होते हुए देखते हैं, लेकिन उससे रोकते नहीं हैं। हालांकि ये कहकर पुलिस तो नहीं बच सकती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, या आप ये समझिए कि पुलिस को और चौकस होने की ज़रूरत है। अलबत्ता चलिए इस बात को छोड़ते हैं क्योंकि ये तो एक अलग मसला है। तो खैर, आज़ादपुर फ्लाईओवर के पास ये लड़की अपने किसी ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। तब तक ये केशव प्रसाद वहाँ से गुजरा और केशव प्रसाद और उस लड़की की निगाहें मिली और इन्होंने इशारों ही इशारों में बात कर लिया कि वो 21 और 22 तारीख की रात को साथ रहेंगे। लड़की राज़ी हो गई। रुपए पैसों को लेकर जो भी इनिशियल बातचीत हुई वो तो हुई। इसके बाद लड़की केशव के साथ उसके कमरे पर आ गई। केशव ने, वो अकेला था, अकेला ही रहता था, उसने अपने घर में डिनर बनाया, खाने का इंतज़ाम किया। दोनों ने मिलकर उस रात को डिनर भी किया और इसके बाद जब बारी आई फिज़िकल रिलेशन की तो उस लड़की ने भारी भरकम डिमांड केशव के सामने रखी। उस लड़की ने कहा कि वो एक ही शर्त पर इस रिलेशन के लिए तैयार होगी जब केशव उसे 10,000 रुपये देगा। अब केशव के लिए ये प्राइस, ये रेट बहुत ज़्यादा था। वो इस चीज़ के लिए कतई तैयार नहीं था और जो शुरुआती बातचीत हुई थी उसमें पता नहीं दोनों ने पैसों के लिए बातचीत की थी या नहीं की थी, ये मेरे लिए अभी क्लियर नहीं है। और अगर पैसों के लिए बातचीत की भी थी तो कितने में की थी ये भी नहीं क्लियर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शुरुआती बातचीत हुई थी उसमें या तो पैसों की बातचीत नहीं हुई होगी या फिर हो सकता है कि लड़की ने कम पैसों की बात कही होगी, लेकिन घर आकर उसने 10,000 रुपयों की बात रख दी। लेकिन केशव जो है वो इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसने डिनर होस्ट किया है, लड़की को अपने घर लाकर खाना पकाकर खुद अपने हाथों से खिला रहा है, तो उसका तो यह हक बनता है कि वो रिलेशन बनाए। इस बात पर लड़की के साथ उसकी पहले कहासुनी हुई और वो कहासुनी लड़ाई में तब्दील हो गई और फिर केशव ने गला घोंटकर उस लड़की की हत्या कर दी। लाश छुपाने के लिए उसे कुछ ज़्यादा सूझा नहीं तो उसके घर में जो बोरी थी उस बोरी में उसने वो डेड बॉडी भरी और भरने के बाद उसी के क्वार्टर के पास में, उसी के मतलब किराए के मकान के पास में जो पब्लिक टॉयलेट था वहाँ तक वो उस बोरी को लेकर गया किसी सूरत से और उसने वो बोरी पब्लिक टॉयलेट में फेंक दी और वहाँ से फरार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसे न तो वो बोरी लेकर जाते हुए किसी ने देखा है, न किसी ने टोका है और न ही ऐसा कोई एविडेंस है जिससे उसके बारे में पुलिस उसे ढूंढ पाएगी या पता लगा पाएगी। वो निश्चिंत था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि अपराध जो करता है उसके मन में चोर होता है। तो वो ये सोच रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है दिल्ली छोड़ भी दूंगा। तो खैर वो विजयवाड़ा भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश वो भाग पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे दबोच लिया। लेकिन इस केस को सुलझाने का जो ज़रिया बना वो ज़रिया बना उस लड़की के जिस्म पर मौजूद वो 6 टैटू जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बने हुए थे। और इस तरह का शौक जो है बहुत कॉमन शौक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। सेलिब्रिटीज़ बनवाते हैं ज़रूर, हमने फॉरेन के सिटीजन्स को भी देखा है कि बहुत सारे टैटूज़ उनके शरीर में होते हैं, लेकिन भारत में और ख़ासकर शहरों में इस तरह के टैटूज़ बनाने का चलन इतना ज़्यादा नहीं है ज़रूर, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग टैटू नहीं बनवाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनवाते। तो खैर वो टैटू ही थी जिस टैटू के सहारे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को महज 24 घंटे लगे। 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने केशव को गिरफ्तार कर लिया था और कत्ल की पूरी कहानी का वो खुलासा कर चुकी थी। तो ये थी पूरी कहानी जो मुझे लगा कि इन्वेस्टिगेशन की कहानी तो है ही, प्लस ये ब्लाइंड मर्डर केस है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से इस केस को हैंडल किया और इसे सॉल्व किया उसके लिए पुलिस के इस मेहनत का जिक्र करना तो बनता है। तो मैं ये पेशकश, ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, आइए उस स्टोरी में जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ कमेंट्स से जुड़े मैं अभी पढ़ता हूं और आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब भी देता हूं। प्रणव हैं, उन्होंने लिखा है कैरी ऑन द लेगेसी अहेड सर, यू हैव द कैपेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच प्रणव जी, बहुत धन्यवाद आपका। रोहित सिंह हैं, ये उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी में आदमी क्या करेगा, आप ही बताएं, आपके पास तो A1 जॉब है। रोहित सिंह जी ने ये बात कही है। ठीक है,
देखिए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेरोज़गारी में एक बेरोज़गारी का जिक्र मैंने नहीं किया था, रोहित जी ने कहा तो मेरे ज़ुबान पर वो बात आ गई। किस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर कुंभ में हेलीकॉप्टर राइड के बहाने एक फेक वेबसाइट बनाई और लोगों को ठगने की शुरुआत कर दी। लेकिन पुलिस ने उन फेकस्टर्स को, उन स्कैमस्टर्स को आखिरकार गिरफ्तार किया और अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो रोहित जी ये कह रहे हैं कि बेरोज़गारी में आदमी क्या करेगा, आप बताइए, आपके पास तो A1 जॉब है। देखिए, A1 जॉब है या नहीं ये तो चलिए आप समझते होंगे बेहतर मुझसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि हर चीज़ कुछ कीमत तो मांगती है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी मैंने कुछ तो तपस्या की होगी, कुछ कुर्बानियाँ भी दी होंगी। तो और हर आदमी का अपना भाग्य होता है, हर आदमी अपने हिसाब से मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि हर मेहनत करने वाला इंसान कामयाब हो जाए, ये भी नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें हैं। मेहनत और भाग्य दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि देश में बहुत बेरोज़गारी है, लेकिन उसके बहाने से या उसकी ओट में अगर कोई कहे कि वो क्या करेगा, बेरोज़गारी है, उसने लूट लिया, तो ये बात जो है रोहित जी माफ़ कीजिएगा, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि बचकाना लगता है, बड़ा सिली लॉजिक है। इस हिसाब से तो आदमी कत्ल भी करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और भी लाखों करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं, सारे लोग तो लूट या ठगी नहीं कर रहे हैं, तो यही क्यों कर रहे हैं? इनको भी नहीं करना चाहिए था। और बेरोज़गार था लेकिन वो बी फार्मा की पढ़ाई भी कर रहा था, तो उसके आगे भविष्य था। बहुत संघर्षों से लोग आगे बढ़ते हैं। आज ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, आज तक में वो खबर छपी है, बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बस नटशल में 2 लाइन में आप सभी को बताता हूँ, सिर्फ रोहित नहीं, हम सारे मित्रों को बताना चाहते हैं। वो ये कि राजस्थान में एक महिला जो है वो दिहाड़ी मजदूरी किया करती थी। आप समझ सकते हैं, महिला जब दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं तो उसके पति भी गरीब होंगे, वो भी गरीब थी, गरीब परिवार था। और मनरेगा में वो जो मिट्टी की खुदाई और भराई का काम होता है वो सब वो किया करती थी। 200 रुपये की मजदूरी मिलती थी और वो 200 रुपये भी कई बार ठेकेदार नहीं देते थे। कट कटा कर उस महिला के हाथ में 90 रुपये, 80 रुपये आते थे। तो बहुत मुश्किलों से वो अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे, पाल रहे थे। तो एक दिन वो महिला काफ़ी दुखी थी और बेटा बड़ा हो रहा था, जवान हो रहा था। तो बेटे ने पूछा कि माँ क्या बात है, क्या हो गया? तो माँ ने बताया, अपनी पीड़ा बताई कि देखो बेटा, इतनी मेहनत करती हूँ, 200 रुपये की मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन वो भी नहीं मिलती, काट लेते हैं ठेकेदार और मुझे इतना ही पैसा मिलता है। इस बात से वो बेटा जो है वो बहुत दुखी हुआ। वो पहुँचा सीधे उस ठेकेदार के पास जो उसकी माँ को आधी अधूरी तनख्वाह दिया करता था। ठेकेदार से कहा कि ठेकेदार साहब, मेरी माँ इतनी मेहनत करती है, आपने उनको 200 की जगह सिर्फ 90 रुपये, 80 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आप उनको पूरे पैसे दीजिए। बेटा नई उम्र का लड़का था, उसको लगा कि मैं इंसाफ की बात करूंगा, इंसाफ मिलेगा। ठेकेदार ने उसे झिड़क कर भगा दिया और ये कहकर भगाया कि चल भाग यहाँ से, तू कौन सा कलेक्टर लगा हुआ है कि तुम्हारी बात मैं मानूं, जो बनता है वही दूंगा। रोहित जी, उस लड़के को कलेक्टर शब्द का मतलब नहीं पता था। वो वापस आया घर, कलेक्टर शब्द का मतलब ढूंढा, उसे समझ में आई बात, उसने पढ़ाई शुरू की और उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया, अब आईएएस बन चुका है। आप सोचिए कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी यही कर ले या कर सकता है, हर आदमी की अपनी डेस्टिनी है, अपना प्रारब्ध है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि भाई वो लूट या चोरी करने लगे या किसी की हत्या कर दे। तो खैर, मनोज कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। शोएब मलिक हैं, उन्होंने बताया है कि ये उन्हीं के गांव का लड़का है जिसने वो फ्रॉड एक्ट किया था, अविनाश कुमार और बिट्टू उसका नाम है। जलालुद्दीन साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि इंडिया में स्कैम वाले मामले बहुत चल रहे हैं। तौफीक आलम साहब का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो हमली रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने नाम का मतलब एक बार बताऊं। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा नाम तो सुप्रतिम है, बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक मुझे सुप्रीतम भी पुकारते हैं और मैं पंजाब में बहुत सालों तक रहा, बहुत साल तो क्या मतलब 4-5 साल रहा, और वहाँ ज़्यादातर हमारे जो पंजाबी भाई बंधु हैं उन्होंने मुझे सुप्रीतम ही बुलाया। मैं अपना नाम करेक्ट करता रहा, सुप्रतिम हूँ, लेकिन सुप्रीतम ही बोलते रहे और मैंने भी एक समय हार मान ली कि ठीक चलो, मेरा नाम पंजाब में आकर सुप्रीतम ही सही हो गया। तो सुप्रतिम बेसिकली इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, प्रतिम मतलब प्रतिमा, आइडल, मूर्ति, सु मतलब अच्छा, अच्छे की मूर्त। तो हर माता पिता को अपने बच्चे से कुछ ऐसी ही उम्मीद होती है कि बच्चा जो है वो अच्छा है या अच्छा बने, अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद में मेरे घर वालों ने भी मेरा ये नाम रखा। तो यूनिक बंगाली नेम है,
हालांकि बंगाल में सुप्रतिम नाम के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हिंदी पट्टी में तो अनकॉमन नेम है। तो यही मतलब है तौफीक साहब, यही नाम है। और बाकी अब ये आप लोगों पर है कि आप तय करें कि मैं सुप्रतिम हूँ या अपने नाम को जस्टिफाई करता हूँ या नहीं करता हूँ। शैतान सिंह साधु साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। अंकित अनोखी कहानियाँ कुछ इस तरह से एक आईडी है, उन्होंने अपनी बात रखी है। पेंटर के नाम से एक आईडी, उन्होंने ये लिखा है कि आपने ये खुलासा नहीं किया कि ठगी का पैसा उस महिला को वापस मिला या नहीं मिला। देखिए, इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी और बारीक बातें किसी भी केस में होती है। सारी बातों की जानकारी दे पाना संभव नहीं होता है। और आपको ऑनेस्टली बताऊं कि उस महिला को वो पैसे वापस मिले या नहीं मिले, ये अभी तुरंत बता पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंट इंसिडेंट है। अगर मान लीजिए 50 या 60 हज़ार रुपये उसने बाई मिस्टेक या धोखे में आकर किसी जालसाज को दे दिए, तो अब वो पैसे उसे वापस मिलेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो पैसा उस जालसाज के पास अभी बचा भी है या नहीं। अगर मान लीजिए उसने घर के बर्तन खरीद लिए, कर्टन खरीद लिया, तो फिर जाहिर सी बात है या तो वो चीज़ें रिकवर करके पुलिस कोर्ट के ज़रिए इस पीड़ित महिला को देगी, और पता नहीं वो पीड़ित महिला वो लेना भी चाहेगी या नहीं। और अगर कैश की सूरत में कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ होगा, अगर वो रिकवर हो जाएगा तो आज नहीं तो कल उस महिला को मिल जाएगा। तो ये है, अब मिला या नहीं मिला इतनी बारीक जानकारी तो नहीं है दोस्त, लेकिन आपकी जिज्ञासा अपनी जगह है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। होमी राय ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। रीना राज लव के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि थैंक यू सर कमेंट रीड करने के लिए। पीके मेहता साहब हैं, राम राम जी। सुप्रीमो जी, बहुत स्टोरीज़, बहुत योर स्टोरीज़ इज़ वेरी इंटरेस्टेड, बहुत शुक्रिया इन्होंने लिखा है। देखिए, इन्होंने मेरे नाम को सुप्रतिम को सुप्रीमो कर दिया है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, आप चाहे जिस नाम से पुकारें। मैं जानता हूँ कि इंटेंट जो है आपका अच्छा है, मेरे लिए आप पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो बाकी मेरा नाम सुप्रतिम है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने इसको सीधे पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर दिया है उस ठगी के मामले को। उन्होंने कहा है मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बताइए क्या प्लेटफॉर्म चुना है दोस्त आपने उदय मंडल साहब अपनी इस बात को रखने का। एनीवे, चलिए, आप आज़ाद हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं। विनय नासवाले साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष पंधिमन शाहू कुमार समथिंग है, नाम तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए खैर नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है। इस कमेंट को भी, जाहिर सी बात है, जब लंबा कमेंट है तो मैं तसल्ली से पढ़ूंगा, अभी ऑफ हैंड पढ़ नहीं सकता, इट विल टेक टाइम। राम विसई जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि शम सर की मेल आईडी दे देना। चलिए देखिए, मेल आईडी पूरे क्राइम तक की मैं आपको देता हूं, और वो मेल जो है क्राइम तक की पूरी टीम एक्सेस करेगी, शम सर भी करेंगे, मैं भी करूंगा। और वो सिंपल सी मेल आईडी है crimetak@aajtak.com। क्राइम तक में भी कोई डॉट कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। क्राइम तक सिंपली लिखिए एक साथ @aajtak.com। आज तक में डबल ए लिखना ना भूलिएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। और चलिए, एक चीज़ जो मेरी मातृभाषा से जुड़ी है, एक और लास्ट कमेंट है, वो मैं लेता हूँ। ये शून्य थे के शुरू बोलकर एक आईडी है, यानी जीरो से स्टार्ट। इस आईडी का मतलब ये है, वो लिख रहे हैं कि आमी कोलकाता थे के बोलची स्যার, अपनी बांगालीते किछु बोलून प्लीज़, आमार नाम सौरभ गौराई। तो खैर, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बांग्ला में कुछ बोलिए, वो कोलकाता से बोल रहे हैं, तो मैंने वो बात ही बांग्ला में पढ़ ली। तो आई होप कि ये बात कन्वे हो गया होगा सौरभ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर डूइंग सच वंडरफुल कमेंट्स। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ यूं ही बने रहिए, साथ देते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।